अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या सीखते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं और ये लेवल्स बहुत वेरी बेसिक यानी कि बहुत छोटे लेवल से सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से शुरू होकर एक इंडिविजुअल लेवल तक जाते हैं और फिर एक इंडिविजुअल लेवल से आगे बढ़ के पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल जो है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इन लेवल्स को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एक प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बनता है, यानी एक सेल से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ, और आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का वो सेल है। सेल को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें कि ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है कि जिसके अंदर बेशुमार हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे हैं, और वही केमिकल रिएक्शंस जो हैं बुनियाद हैं उस सेल की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो उसको डिफरेंशिएट करता है एक जिंदा जानदार से एक गैर जिंदा जानदार से डिफरेंशिएट करता है। और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि उसमें रिप्रोड्यूस करना, ग्रो करना, फिर रिस्पॉन्ड करना अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट में, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वी हैव ऑलरेडी लर्न। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर एनर्जी एंड दे और भी बहुत सी बेशुमार खसूसियात ऑर्गेनिजम्स की मौजूद हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इवन इन ए सिंपलेस्ट सेल, एक बैक्टीरियल सेल के जो कि एक सिंपल सेल है, एक बैक्टीरिया का जो सेल है वो एक सिंपल सा सेल होता है। मतलब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक सिंपल बैक्टीरियल सेल है। तो इस सेल के अंदर इसके सेल के ऑर्गेनेलिज हैं, ये ऑर्गेनेलिज मिलकर जो है वो बैक्टीरिया का पूरा सेल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शन जो है ना, ये मिल करके इसको ज़िंदा रखते हैं, इस बैक्टीरिया को। फिर है कि कोई भी जानदार है ना, उसकी बॉडी मतलब कोई भी मैटर है, चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग, इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टन एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच आर नेचुरली अकरिंग, और वो है 92 नंबर, उनका नंबर है 92, और उनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। इन्हें बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दे आर फाउंड और दे कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जिंदा जानदारों को बनाते हैं और उनके वजूद में होते हैं, इसलिए उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये नीचे ये छोटा सा टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये सभी एलिमेंट्स की परसेंटेज है। ये ग्रीन में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं 99% जो हैं ये हमारी बॉडी का बनाते हैं, और ये परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास है फॉर ए ह्यूमन बीइंग। इसी तरह हमारे पास ये ब्लू में जो नज़र आ रहे हैं, ये पोटेशियम, सल्फर वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सिर्फ 1% बॉडी का जो है वो फॉर्म करते हैं, और इनकी ये परसेंटेज आप देख लें गौर से। इसके अलावा ये जो लास्ट में हमारे पास कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन है, ये सिर्फ जो है ये ट्रेसिस में है, मतलब ये लेस देन 1% जो है वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड देर आर सर्टन फ्यू मोर एलिमेंट्स, ठीक है, जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे, ये भी बायो एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन बायो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो यही बायो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर तमाम दुनिया के जानदार बनाते हैं। मतलब यही बायो एलिमेंट्स हर जानदार में आपको मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा फैक्ट ये है कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ और हैं और नॉन लिविंग में कुछ और हैं। मिसाल मैं देता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही बायो एलिमेंट्स ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये लिपिड्स बनाएंगे, ये विटामिन्स बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग मैटर की, तो नॉन लिविंग मैटर के अंदर हमारे पास रॉक्स आ जाती हैं, सॉइल आ जाती है। मतलब आप मट्टी को देख लें तो मट्टी जो है उसमें भी वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आप मट्टी को ज़िंदा या लिविंग नहीं कह सकते, जबकि एक ऑर्गेनिज़म जो जीता जागता है, चलता फिरता है, आप उसी को लिविंग ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अब ये कुछ मैंने नीचे कुछ कंपाउंड्स बनाए मतलब दिए हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है और आयरन ऑक्साइड है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स,
आप इनमें गौर से देखें कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। निचले कंपाउंड में जिंक भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ जिंक भी आपको मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, ठीक है, और इसी तरह कॉपर भी मिलेगा, आयरन भी, ये जैसे ये आयरन है ये भी आपको मिलेगा। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं, मतलब जो नॉन लिविंग मैटर में पाए जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं। लेकिन जब ये एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा बनते हैं तब इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और है। तो हम कह सकते हैं कि बायो एलिमेंट्स के पास कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी की बुनियाद बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये इतनी आसान नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह क्या है कि आप देखें कि आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देख लें तो उसकी बॉडी ज़ाहरी तौर पर इट इज़ मेड अप ऑफ सम ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, लेकिन हो सकता है उसमें ऑक्सीजन भी हो, उसमें हाइड्रोजन भी हो, लेकिन वो लिविंग नहीं होती। क्यों लिविंग नहीं होती? क्योंकि हमने एक फ़र्क पड़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ख़ास प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ख़ास सिस्टम्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही बॉडी का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करने की एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह उनके अंदर ग्रो करने की एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के पीछे प्रॉपर्टीज़ हैं बायो एलिमेंट्स की, यानी बायो एलिमेंट्स की वजह से ही ये प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, और यही प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और साइंटिस्ट इसीलिए इस प्रोसेस को समझने के लिए मुख्तलिफ लेवल्स में जो है वो कैटेगराइज करते हैं, ताकि आप किसी भी लेवल पर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एट डिफरेंट लेवल्स इन डिटेल। तो हमारा सबसे पहला जो लेवल है वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। अगर हम बात करें एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की, तो आप जानते हैं कि जितना भी मैटर है, चाहे वो लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स नोन एज एटम्स। तो अब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही फंडामेंटल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब बहुत बेसिक लेवल से जो है वो इसका आगाज़ करेंगे। तो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि एटम जो है, एटम इटसेल्फ इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। तो ये हमारा सबसे पहला लेवल आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। अगला लेवल हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एटम्स जो हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स जो हैं वो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपस में कीमियाई बॉन्डिंग करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, और वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है और आयोनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। कोवलेंट बॉन्डिंग की मिसाल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं, तो उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। सिमिलरली आयोनिक बॉन्डिंग जो है, मिसाल देता हूँ सोडियम क्लोराइड और दीगर जितने भी सॉल्ट्स हैं जिनमें केटाइन और एनाइन वगैरह होते हैं, तो उनमें जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो एटम्स जो हैं वो इस बॉन्डिंग के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स आपस में क्या करते हैं, केमिकल लिंकेज बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, और इस तरीके से एज ए रिज़ल्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। तो फिर आकर के हमारा शुरू हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। सो मॉलिक्यूलर लेवल इज़ व्हाट, कि जब एटम्स को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल होगा, लेकिन जब हम एटम्स के बनाए हुए कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो लेवल होगा वो मॉलिक्यूलर लेवल होगा। मॉलिक्यूलर लेवल के पर हम जब आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुछ एटम्स मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कुछ एटम्स जो हैं वो मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होगा। यहाँ मिसाल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की है।
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वाटर के 1 मोल का 18 ग्राम है, जबकि कार्बन के डाइऑक्साइड के 1 मोल का 44 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होगा, मसलन स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा। ये हमारे पास मिसालें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और भी लिपिड्स हैं, ठीक है, वाइटामिन्स हैं। दीज आर सर्टन कंपाउंड्स, दे हैव वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनके थाउजेंड्स में मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल को फर्दर अगर हम स्टडी करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो ना सिर्फ माइक्रो और मैक्रो कैटेगरी के में होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैटेगरीज में भी ये पाए जाते हैं। सो साइंटिस्ट इन मॉलिक्यूल्स को 2 कैटेगरीज में अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स ऐसे कीमियाई कंपाउंड दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक मीन दे मस्ट कंपोज्ड ऑफ साइमल्टेनियसली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे मिसाल है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मिसाल है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डेफिनेशन करें, सो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इन सिंपल वर्ड्स इस तरीके से, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी बनी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। देयर आर सर्टन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल विच आर फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो भी साथ हैं, जैसे कि वाटर है, पानी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? मिसाल दी हुई है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये दोनों में आप देखें कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये एक वजह है कि हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। तो मॉलिक्यूलर लेवल को फर्दर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लेवल में भी डिवाइड किया जा सकता है। एक जिंदा जानदार उसकी बॉडी में एट ए टाइम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक के लिए ये हमारा मॉलिक्यूलर लेवल है। अगला लेवल स्टूडेंट्स हमारा है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल।